हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। तो ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम मनोविज्ञान की संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें हम जितने भी मनोविज्ञान के संप्रदाय होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने इसके वीडियो लेक्चर डाल चुका था, 2 क्लासेस में मैंने इसके वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख के भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकेडमिक क्लासेस को, जिसमें मैं आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास के बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन करवा रही हूँ। इसमें हम सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाल विकास का अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स ऑफ पेडागोजी। स्कूल ऑफ पेडागोजी की मैं बात करूं, मनोविज्ञान के संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो ये 5 टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है संरचनावाद, दूसरा आता है प्रकार्यवाद, तीसरा आता है व्यवहारवाद, चौथा है मनोविश्लेषणात्मकवाद, पांचवा है गेस्टॉलवाद और छठवा है मानववाद। तो इन सब जो भी ये सब जो भी मनोविज्ञान की स्कूल्स थे, संप्रदाय थे, इनके बारे में हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इनके फाउंडर्स जो हैं, ये किस सन में स्थापित हुए थे, इनका किन्होंने समर्थन किया, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, तो पहले आता है संरचनावाद। संरचनावाद के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। संरचनावाद के फाउंडर कौन है? विलियम वुंट है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ये जो है वो 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में एक लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। इस लेबोरेटरी की स्थापना किन्होंने की थी? इस लेबोरेटरी की स्थापना विलियम वुंट ने की थी, जो कि जर्मनी के रहने वाले। इन्होंने इसकी स्थापना की और इन्होंने संरचनावाद के बारे में अध्ययन किया था। इन्होंने संरचनावाद के बारे में बताया कि ज्ञान की निश्चित संरचना होती है। ज्ञान कैसा होता है? एक निश्चित संरचना के फॉर्म में होता है, इसी का अध्ययन किया जाता है, या फिर इसे चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। संरचनावाद को और किस नाम से जानते हैं? चेतना के विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर मैं विलियम वुंट की अगर मैं बात करूं तो इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि विलियम वुंट को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला संप्रदाय होता है संरचनावाद का। इसके समर्थक की अगर मैं बात करूँ तो समर्थक जो है वो एडलर और विजनर, ये 2 इम्पॉर्टेंट समर्थक थे। ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके संप्रदायों का समर्थन किया था। अब सेकंड है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की अगर मैं बात करूं तो इनके संस्थापक जो थे वो है विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के थे। इन्हें जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। उन्हें किसका जनक कहा जाता है? विलियम वुंट को किसका जनक कहा जाता है? उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और विलियम जेम्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया चेतना के प्रकार्य पर जोर दिया गया। इन्होंने किस पे ध्यान दिया? चेतना के प्रकार, मतलब फंक्शंस पर जोर दिया। मतलब जो हमें अपने सेंसनरी ऑर्गन से जो हमें संवेदनाएं इकट्ठा होती है, और वो संवेदनाएं कहाँ जाती है? वो संवेदनाएं हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जाने के बाद में वो क्या करती है? संरचना का निर्माण करती है। संरचना के निर्माण करने के बाद में वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। किसके अकॉर्डिंग? उनके नाम के, उनके काम के, उनकी व्याख्या के अकॉर्डिंग उनको उसमें स्ट्रक्चर, माइंड में क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है। तो यही इन्होंने कहा था। इन्होंने चेतना के प्रकारों पर जोर दिया था। जो भी हमारा माइंड कहता है और उनके जो फंक्शंस जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उन पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आगे मैं बात करूं कि प्रकार्यवाद की, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे अपने तर्क वितर्क दिए थे। प्रकार्यवाद पे बहुत जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपना समर्थन भी दिया। समर्थन की बात करूं तो पहला समर्थन किलपैट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। किलपैट्रिक ने क्या बताया? कहा जाता है प्रैग्मैटिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रैग्मैटिक मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है, या फिर परियोजनावादी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगर मैं सेकंड मनोविज्ञानिक की बात करूं तो वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने
इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था और बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में सीखने के नियम दिए थे, अधिगम के नियम दिए थे। ये नियम हम अधिगम की क्लास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको छोटा सा डिटेल बता रही हूँ। ओके, तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये बहुत ही ज़्यादा, थार्नडाइक के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके समर्थक की और समर्थकों की बात करूँ तो कैटल जो थे उनके एक और समर्थक थे और जॉन डीवी एक और समर्थक थे राय के बारे में, जो कि है मनोविश्लेषणात्मकवाद। क्या है? मनोविश्लेषणात्मकवाद, जिसके फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ओके, इसके फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनके समर्थक है कार्ल गुंज और एडलर, अल्फ्रेड एडलर। ये दो समर्थक हैं। इन्होंने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और इन्होंने ब्रेन के 3 नेम दिए थे, है ना। पहला बताया चेतन, दूसरा बताया अर्धचेतन, तीसरा बताया अचेतन। जिसे चेतन को हम इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंस, सबकॉन्सिक्वेंस और अनकॉन्सिक्वेंस, ये तीनों नाम आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है ये आप लोग आज जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि कॉन्सिक्वेंट माइंड क्या होता है, सब कॉन्सिक्वेंट माइंड क्या होता है और अनकॉन्सिक्वेंट माइंड क्या होता है। हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ जो है वो बहुत गलत जगह पे करते हैं। आज इसका जो रियल मीनिंग है वो पता करते हैं। ओके, सो फ्रायड ने क्या किया था? माइंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट होता है चेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, तीसरा होता है अचेतन मन। ये 3 मन आपने देख लिए, कॉन्सिक्वेंस माइंड, सब कॉन्सिक्वेंट माइंड एंड यूनिकॉन्सिक्वेंट माइंड। ओके, सब कॉन्सिक्वेंट माइंड की अगर मैं बात करूँ तो ये 10% होता है। यूनिकॉन्सिक्वेंट माइंड की मैं बात करूँ तो ये 90% होता है। और इन दोनों का मिक्सचर होता है क्या? सब कॉन्सिक्वेंट माइंड। ओके, अब यूनिकॉन्सिक्वेंट माइंड का, सब कॉन्सिक्वेंट माइंड की अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, इसका फंक्शन क्या होता है? चेतन व अचेतन में संतुलन बनाने का काम होता है। ये दोनों जो माइंड्स हैं, इन दोनों में क्या करता है? ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब इनके भी नियम थे। ओके, चेतन मन मतलब कि सुपर ईगो, अर्धचेतन मन मतलब कि ईगो, अचेतन मन इसका मतलब होता है इदम। ये 3 चीज़ें आपने, जो बच्चे टीचिंग के फील्ड से हैं, जो बच्चे टीचिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बीएड में इस चीज़ के बारे में, बीएड डीएड में इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया होगा। बट जो नॉन टीचिंग फील्ड से, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही न्यू लग रही होगी। पर आप वीडियो में बने रहिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बनती जाएंगी चीज़ें, तो अच्छे से प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो चेतन मन की मैंने बात करी, इसे सुपर ईगो या फिर परम अहम भी कहते हैं। इसमें नैतिकता का नियम शामिल होता है। अर्धचेतन की मैं बात करूँ तो इसे ईगो या फिर अहम कहते हैं, इसमें वास्तविकता का नियम शामिल होता है। अचेतन मन की मैं बात करूँ तो इसमें इदम शामिल होता है, जिसे सुख का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम कैसे कार्य करते हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ये जो नियम है कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, ये देखो, ये एक रास्ता है, रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा है जिसका नाम क्या है? कालू है। ओके, और ये एक व्यक्ति जा रहा है जिसका नाम है पीलू। ओके, तो कालू आगे आगे जा रहा है, पीलू उसके पीछे पीछे जा रहा है। कालू आगे आगे जा रहा है, पीलू उसके पीछे पीछे जा रहा है। आगे आगे पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जब कालू दौड़ते दौड़ते जाने लगा तो उसके जेब से 500 की नोट गिर गई। ओके, अब 500 की नोट गिर गई तो पीलू ने देखा कि इसके जेब से तो जो है 500 की नोट गिर गई है, या फिर पर्स जो है वो गिर गया है ना। अब पर्स में क्या है? 500 की नोट है ना। कालू का जो है जल्दी जल्दी जा रहा है तो उसके जेब से क्या हो गया? पर्स गिर गया। पर्स में क्या है? 500 की नोट है। पर्स में जब 500 की नोट है तो पीलू ने इस चीज़ को देख लिया। ओके, तो इसमें 3 कंडीशंस आती है हमारे माइंड में। इस सिचुएशन में हमारे माइंड में 3 कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन, पर्स को उठाकर रख ले, है ना। पीलू के दिमाग में आया कि मैं पर्स को उठा के रख लेता हूँ। अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आई है कि पर्स को उठा के रख लूँ, तो ये क्या है? इदम है। ओके, सेकंड चीज़, पर्स अभी नहीं उठाते, अभी सही समय नहीं है।
ओके। सेकंड चीज़ उसके दिमाग में आई कि पर्स को अभी नहीं उठाते, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा लोगों को छटने दो, कहीं लोगों ने देख तो नहीं लिए होंगे हमें उठाते हुए। तो ये चीज़ क्या हुआ, ईगो हुआ। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, थर्ड चीज़ उसके दिमाग में आई, पर्स उठाकर उस व्यक्ति को वापस दे देता हूँ। पर्स उठाकर उस व्यक्ति को वापस देने का मतलब है कि उसमें सुपर ईगो है। सुपर ईगो इंग्लिश के में इनके जो वर्ड हैं ये बहुत ही ज़्यादा चेंज है। ईगो का सुपर ईगो, ईगो ये आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन ये जस्ट उसका हिंदी में अपोजिट है। आप देखो अभी क्या होता है। तो पहली कंडीशंस क्या थी, पर्स को उठाकर रख लें। ओके, पर्स को उठाकर रख ले मतलब कि वो अपनी सुख का, अब 500 रुपये की नोट है तो 500 से कुछ भी कर सकता है वो। ओके, एक शर्ट ले सकता है, गाड़ी में पेट्रोल डला सकता है, घूम के आ सकता है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकता है। वो अपनी इच्छाओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। अपने सुख के नियम की मतलब सुख की क्या कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है। जो कि फर्स्ट माइंड में यही सारी चीज़ें चलती है कि अचेतन का जो मन होता है ना, उसमें यही चीज़ें आती है, सुख का नियम। तो ये होती है फर्स्ट कंडीशन, है ना, जो कि 90% लोगों के साथ में होता है। सेकंड है अर्धचेतन। अर्धचेतन में क्या होता है, वास्तविकता का नियम। वास्तविकता ये होती है, बचाने का कार्य करते हैं, है ना, तो वो बोल रहा है अभी नहीं उठाता, बाद में उठाऊंगा जब कोई नहीं रहेगा, तब भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अब होता है चेतन, है ना, चेतन का आता है, कॉन्सेप्ट में माइंड में आता है, सुपर ईगो में ये चीज़ आता है, नैतिकता का नियम होता है, मॉरलिटी होती है कि पर्स को उठाकर उसको दे दे। कितने % लोग ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ उन्हें मिला है और वो उस चीज़ को किसी को दे देते हैं। ये हमारे मन में पीछे से बहुत नीचे से ख्याल आता है कि हम उसे उस चीज़ को दे दें, है ना। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ आती है कि हमारे मन में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि हम उसे अपने पास में रख लें। सेकंड ख्याल ये आता है कि नहीं अभी नहीं रखते, थोड़ी देर बाद रखेंगे। सबसे लास्ट में ये चीज़ आती है कि नहीं, हमें ये चीज़ उसे उसकी वापस कर देना चाहिए, ये गलत है। ये जो है ये बहुत कम लोगों के इसमें आता है। तो ये जो था ये किसका नियम था, मनोविश्लेषणात्मकवाद है। इसमें ये किसने दिया था ये नियम, इसके फाउंडर कौन है, सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि माइंड 3 टाइप्स के होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। इसमें ईगो होता है, अहम, सुपर ईगो होता है, इडम होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ये समझ में आ गई होगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म में के जनक की अगर मैं बात करूँ तो वॉटसन इसके जनक थे। व्यवहारवाद के जनक की मैं बात करूँ तो इसके जनक कौन है, वॉटसन है। समर्थक है पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, जिसे BF स्किनर भी कहते हैं, और लास्ट में है हल। ओके, तो इन्होंने अब क्या बताया, इन्होंने बताया मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के संप्रदाय में इस मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके, इन द साइकोलॉजी वी आर स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें किसका स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी किया जाता है। अब मैं बात करूँ अधिगम, लर्निंग क्या होती है, इंसान कैसे सीखता है। कैसे सीखता है इंसान, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। अभी आपका एम क्या है, महिला पर्यवेक्षक बनना है। ओके, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, शिक्षक आपको ट्रेनिंग देगा। ओके, इन सब के द्वारा मानव व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं सीखने को। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती है, व्यवहारवाद में आती हैं। अब बात करते हैं कि हम इनके समर्थकों के नाम कैसे याद करेंगे। बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे जनक भी हैं। तो व्यवहारवाद के समर्थकों की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैकडूगल, 2 युगल का जोड़ा खेत में हल चला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी स्किन काली हो गई। फिर उन्हें भूख लगी तो उन्होंने पाव लाने बोला। ओके, तो इस प्रकार से आप इनके समर्थक को, व्यवहारवाद के समर्थक को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये एक अच्छी ट्रिक है। इसी टाइप से आप दूसरे भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ओके,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, लर्निंग होती है। इसमें आप लर्न करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें होती है, किस प्रकार से मनुष्य का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है किसी चीज़ के प्रति। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कहीं पानी गर्म हो रहा है, ओके, और पानी आपको लाके उस पानी को आपके सामने लाके रख दिया गया है, आपको पता नहीं है कि वो पानी गर्म है, पर उसमें से थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही है, तो क्या आप उस पानी को हाथ लगाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने ये चीज़ पहले करा होगा, ये चीज़ पहले आपने देखा होगा कि वो पानी गर्म था और उसको हाथ लगाने से क्या हुआ, आपका जल गया था, है ना। ये चीज़ पहले आपके साथ हो चुकी है। तो एक बार जो आपके साथ में हो जाती है, जो चीज़ें आपके साथ में हो जाती है वो आपको हमेशा याद रहती है ना। मतलब वो उद्दीपक का काम करता है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सांप दिखाई दे रहा है। सांप किस संवेदी अंग से आपने देखा? आँखों से देखा। आँखों से ये चीज़ें कहाँ गई? ब्रेन में गई। ब्रेन के बाद आपकी दिमाग में संरचना बनी। संरचना बनने के बाद आपने पहचाना कि एक सांप है, और ये कौन सा सांप है? कोबरा है। इससे आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि ये आपको क्या कर सकता है? डस सकता है, मार सकता है, आपकी इसकी वजह से जान भी हो सकती है ना। तो आपने क्या किया, वहाँ से आप जल्दी से भाग गए, है ना। तो ये जो सांप है ये किसका काम का, ये जो सांप है ये कौन है? उद्दीपक है। और उद्दीपन के कारण हमारा जो शरीर है उसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, अनुक्रिया किया। तो यही चीज़ें होती है व्यवहारवाद। जो हमारा उद्दीपक जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे व्यवहार में परिवर्तन का कार्य करता है। मनोविज्ञान, ओके। लास्ट क्लास में हमने देखा था संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद और व्यवहारवाद। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। आई होप आप लोगों को लर्न होगा। सेकंड था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणात्मकवाद के प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड एंड व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे वाटसन। तो आज हम इसके आगे के जो भी संप्रदाय थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें डिस्कस कर लिया था। जैसे कि हमने जाना था कि उनके समर्थक कौन कौन से थे। मैंने आपको उनके समर्थक की लिस्ट, नाम याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था, ओके। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ कि उनके समर्थक कौन कौन थे। समर्थक की बात करूँ तो मैं उनके समर्थक थे पावलोव, ओके। दूसरे थे मैकडूगल, हल, वुडवर्थ और स्कीनर, ठीक है। तो ये सारे जो थे उनके समर्थक थे, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि वाटसन ने व्यवहारवाद के बारे में क्या स्टेटमेंट दिए थे, क्या उनके विचार थे, ओके। तो देखते हैं हम। आप मुझे एक बालक दो और आप कहो तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, कवि, शिक्षक, चोर, वकील आदि में से कुछ भी बना सकता हूँ। तो वाटसन ने क्या कहा था, आप मुझे एक बालक दो, मतलब कि एक ऐसा बालक दो जो कि क्या है, इमेच्योर है, जिसे कुछ भी दुनियादारी की समझ नहीं है, जो एक छोटा बच्चा है, शिशु है, ओके। एक बालक दो और आप कहो तो मतलब कोई भी कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, कवि बना सकता हूँ, शिक्षक बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, ओके। तो व्यवहारवाद मतलब कि यही हुआ कि मानव जो है व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसे वो व्यवहार में रहेगा वैसा वो उस चीज़ को वो धारण करेगा। तो अगर हमें किसी बच्चे को इंजीनियर बना रहा है तो हमें उसी प्रकार की हमें उसे इंजीनियर बनाने के लिए शिक्षा देना पड़ेगा। कवि बनाना है तो कवि बनाने के लिए शिक्षा देना पड़ेगा। शिक्षक बनाना है तो शिक्षक से रिलेटेड या फिर शिक्षकों के बीच में रखना पड़ेगा। चोर बनाना है तो चोर के बीच में रखना पड़ेगा। वकील बनाना है तो वकील के बीच में रखना पड़ेगा। मतलब जिस बच्चे को हमें जो चीज़ बनाना होता है, हमें उसे स्टार्टिंग से ही वही जानकारी देना पड़ता है, वही चीज़ें उसे सिखाना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में उसे जानकारी देना पड़ता है, ओके। तो बच्चा जो है वो स्वयं से कुछ नहीं बनता है,
स्वयं से कुछ नहीं बनता है, उसे जो बताया जाता है उसके आसपास के वातावरण में जो चीज़ें चलती रहती है, जो उसके व्यवहार में आती है, वही चीज़ों से वो अपने मन में धारण करता है और वही उसी से वो जो भी है वो बनता है। ओके, तो ये किसने बताया था? ये वॉटसन के क्या थे? विचार थे। अब बात करते हैं स्टैनली हॉल ने क्या बताया था। कल मैंने आपको समर्थन में हल करके बताया था, लेकिन ये हॉल है वो हमने याद करने के लिए वो चीज़ मैंने आपको एक नाम ऐसा हल बताया। ओके, सो स्टैनली हॉल ने क्या बताया था? बच्चों का माइंड खाली स्लेट के भांति होता है, इस पर बालक अपने अनुभवों को लिखता है। बच्चों का जो माइंड है वो कैसा होता है? एक खाली स्लेट के जैसे होता है, बिल्कुल एक कोरी पेज या फिर एक खाली स्लेट के जैसा। उसमें वो जो चीज़ें अपने आजू बाजू के वातावरण में देखता है वही चीज़ें वो सीखता है और उन्हीं अनुभवों को वो लिखता है। अगर उसने देखा कि कोई बच्चा चोरी कर रहा है, ओके, कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो वो क्या किस चीज़ को सीखेगा? चोरी करना सीखेगा। अगर उसके आजू बाजू के वातावरण में कोई शिक्षक है तो वो शिक्षा को सीखेगा। उसके वातावरण में बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो भी स्कूल जाना सीखेगा। जैसा उसको माहौल मिलेगा वैसी वह चीज़ें सीखता जाएगा। तो स्टैनली हॉल का कथन बहुत ही अच्छा था कि बच्चों का माइंड खाली स्लेट के जैसे होता है और उस पर वह अपने अनुभवों को क्या करता है? लिखता है। इसे कैसे याद रखेंगे कि ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? जैसे कि आपको दिख रहा है स्टैनली, ओके, और यहाँ पे हमारा एक कोड वर्ड छुपा है सिलेट। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब वुडवर्थ जो थे ये भी उनके समर्थक थे। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया विकास जो है वो बराबर होता है किसके? वंशानुक्रमित क्रम मल्टीप्लाई वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम। ओके, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, जो डेवलपमेंट जो है किसका किसका रिजल्ट होता है? इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंट का रिजल्ट होता है। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग कर दिया, फिर मन का त्याग कर दिया, फिर चेतना का त्याग कर दिया और उसके बाद में किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने ये जाना था कि मनोविज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ, पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, फिर क्या कहा जाता था, इस प्रकार से अभी क्या कहा जाता है। तो वुडवर्थ ने भी बहुत अच्छा कथन बताया है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया? आत्मा को त्यागा। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का भी विज्ञान कहा जाता था, फिर उसे मन के विज्ञान कहा जाने लगा, फिर उसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, उसके बाद में अब क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान ने क्या किया है? पहले आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को त्याग दिया, फिर चेतन को त्यागा और उसके बाद में व्यवहार को अपनाया है। ठीक है, तो ये जो थे ये किसके कथन थे? ये वुडवर्थ के कथन थे। तो यहाँ पे आपका जो है व्यवहारवाद खत्म हो जाता है। उनके समर्थक के क्या क्या कथन थे ये भी हमने देख लिया और वॉटसन की क्या स्टेटमेंट था ये भी हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं फिफ्थ संप्रदाय की, गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद की अगर मैं बात करूं तो गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता। जिसका अर्थ क्या होता है? कंप्लीटेंस होता है, मतलब कि संपूर्णता होता है। अब इनका जो सिद्धांत था इसे क्या कहते हैं? अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनसाइट। यह सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और गेस्टाल्टवाद के अगर मैं प्रवर्तक की बात करूं तो इसके जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? मैक्स बर्थीमर थे। कोहलर ने तो इनका सपोर्ट किया था, ये इनके समर्थक थे। अगर मैं बात करूं कि सूझ का सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने द्वारा देखी गई चीज़ों को सूझ या समझ से वो क्या करता है उसके बारे में अपनी धारणा देता है। ओके, तो गेस्टाल्ट वर्ड का आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि गेस्टाल्ट वर्ड जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता, कंप्लीटेंस। और इनके एक प्रवर्तक थे कोहलर। ओके, सो गेस्टाल्टवाद का जो कथन है वो है व्यक्ति को अचानक किसी समस्या का समाधान निकालने की सूझ पड़ती। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्टवाद एनी पर्सन सडनली कैन सॉल्व प्रॉब्लम। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक जैसी प्रॉब्लम इंसान के इसमें आए, है ना, ये चीज़ जरूरी नहीं होता है। ऑल हमेशा जो समस्या हैं वो अलग अलग प्रकार की आती है। बच्चों को अलग प्रकार की समस्या रहती है, टीचर्स को अलग प्रकार की समस्या रहती है, जो ऑफिस में वर्क करता है उनको अलग प्रकार की समस्या रहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अलग समस्या होगी, राष्ट्रपति को अलग समस्या होगी। मतलब हर नेता को, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती। और समस्याएं जब आती हैं
प्रॉब्लम जो आती है तो इनका सॉल्यूशन कोई निश्चित होता है कि नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई भी इंसान की समस्या बड़ी या छोटी नहीं होती है। तो यही गैस्ट्रोलवाद में बताया था कि व्यक्ति को अचानक किसी समस्या का समाधान निकालने की सूझ पड़ती है, मतलब कि थ्योरी ऑफ इंसाइट होता है, मतलब कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान क्या होगा ये मनुष्य जो है वो निकाल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रवर्तक कौन थे, मैक्स वर्थिमर थे। अब इनके समर्थक, पहले जो समर्थक थे कोहलर थे। कोहलर ने सुल्तान चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सुल्तान नामक एक चिंपांजी था, उस पर प्रयोग किया था और उसी के बेसिस पे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, जिसे थ्योरी ऑफ इंसाइट भी बोलते हैं। सेकंड, अगर मैं समर्थक की बात करूँ तो फर्ट कोप्पा जो है, कोफ्का जो है इनके सेकंड समर्थक थे। अब हम बात करते हैं मानववाद की। गैस्ट्रोलवाद यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं मानववाद की। मानववाद, इसके प्रवर्तक है अब्राहम मास्लो। इन्होंने क्या नियम दिए, इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया, मांग की एक निश्चित पैटर्न का सिद्धांत दिया। ओके, इन्होंने एक निश्चित पैटर्न का सिद्धांत दिया था, जिसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो चलो देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होता क्या है। अब्राहम मोस्ले के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इस सिद्धांत में 5 लेवल्स होते हैं। 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है, ये इस प्रकार का एक पिरामिड टाइप का बना हुआ होता है। इसमें 5 लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ओके, तो इस प्रकार से इसमें 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे निचला लेवल होता है, इसमें क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, शारीरिक मांग। शारीरिक मांग में क्या आएगा, शारीरिक मांग में आता है एक व्यक्ति को सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सर्वाइवल नीड्स की आवश्यकता होती है। उसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, क्लोथिंग चाहिए और रिप्रोडक्शन चाहिए। ओके, उसको जो उसके शरीर के लिए जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें जो है ये सबसे फर्स्ट वाले लेवल में आती है, सबसे ज़रूरी चीज़ें आती है इसमें। ओके, सेकेंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है सुरक्षा की मांग। इसमें किस चीज़ की मांग करता है, वो सुरक्षा की मांग करता है, सेफ्टी नीड्स की बात करता है। इसमें अब रोटी कपड़ा तो मिल गया, मकान भी मिल गया। ओके, अब आएगा, अब क्या चीज़ आएगी, अब आएगी सेफ्टी। अब सेफ्टी, जैसे उसका रोटी कपड़ा की और मकान की पूर्ति हो जाती है तो वो चाहता है कि उसमें सेफ्टी हो। अब उससे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है अपने आप को। वो पर्सनल सिक्योरिटी की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, रिसोर्सेज की बात करेगा, हेल्थ की बात करेगा और प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देगा, है ना। और प्रॉपर्टी बना के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखेगा, खुद के लिए रखेगा, हेल्थ में बहुत सारे बीमा करा के रखेगा, जो चीज़ मतलब उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सुरक्षा के पर्पस से जो चीज़ें उसे एक मनुष्य को चाहिए होती है, ये लेवल 2 के अंतर्गत आती है। अब लेवल 3 की बात करूँ, अब उसका रोटी कपड़ा मकान का सपना पूरा हो गया, उससे सेफ्टी भी मिल गई, उसके पास में थोड़ी संपत्ति भी आ गई। अब है कि समाज की मांग या फिर संबंध की मांग। अब सब चीज़ तो हो गया, लेकिन खर्च करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो फिर आता है लॉ। ओके, एक मुलाकात भी जरूरी, ये वाले सीन आता है। ये किस में आता है, L3 में आता है। ओके, तो ये जो आता है L3 में, तो इसमें फ्रेंडशिप की तरफ वो ध्यान देता है, फैमिली की तरफ ध्यान देता है, कनेक्शंस की तरफ ध्यान देता है। तो समाज की जो मांग होती है वो उस चीज़ की पूर्ति करता है। जो नॉर्मल मनुष्य है ये तो इन 3 चीज़ों की पूर्ति करने में ही लग जाता है। अब बात करते हैं हम L4 की। L4 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। ये चीज़ों को प्राप्त करने में व्यक्ति को बहुत टाइम लग जाता है और ये बहुत कम लोग ही क्या हासिल कर पाते हैं। सम्मान की मांग, डिमांड ऑफ प्राइस की मांग। ओके, इसमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है इंसान को, सेल्फ एस्टीमेट चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है, उसको अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है। एक एज के बाद में हमको लगने लग जाता है कि हमें वो सम्मान देना चाहिए, हम बड़े हैं। ओके, हमें समाज से सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। ये चीज़ें आती है किसमें, L4 में, लेवल 4 में। अब आती है बात L5 की। L5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आत्मसिद्धि की मांग। ये तो बहुत ही कम व्यक्ति या कम मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ तक पहुँच पाते हैं इन सारी चीज़ों को पार करने के बाद में। इसमें आता है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मैं कौन हूँ,
मैं किसके लिए बना हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन हूँ। आत्मसिद्धि मतलब कि सारे मोह माया त्याग करके जो इस यहाँ तक के पहुँचता है वो कहलाता है आत्मसिद्धि। जैसे कि विक्रम बत्रा ने क्या किया था, आई होप कि आप लोग ने पिक्चर देखा होगा, मैंने उतनी ज़्यादा नहीं देखी, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था। बाकी अपने सैनिकों को हटा के उन्होंने अपनी जान की बाजी दी थी। और बहुत सारे ऐसे हैं वीर सपूत जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। ये आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो जो है दूसरों के लिए क्या कर सकता है इंसान, ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये उस चीज़ में आता है। लेवल 5 में आता है। जैसे महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे कार्य करे, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत अच्छे कार्य करे। ये सारे जो व्यक्ति थे बहुत ही मतलब कि बहुत आत्मसिद्धि वाले लोग थे। इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें की थी। तो हमने देखा कि तो हमने देखा ये मोसले का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत था, जिसमें 5 लेवल होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र के जनक, यहाँ पे आपका जो है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे? अरस्तु थे। दर्शन शास्त्र से क्या आता है? मनोविज्ञान आता है। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंट हैं। फिर मनोविज्ञान के बाद बाल मनोविज्ञान आता है। बाल मनोविज्ञान के जनक है पेस्टोलॉजी। और बाल विकास के जनक कौन हैं? स्टैनली हॉल। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि दर्शन शास्त्र क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है और बाल विकास क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है? बाल मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के अध्ययन करते हैं। इसके फादर कौन है? पेस्टोलॉजी है। और बाल विकास में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के का अध्ययन करते हैं। शिशु के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन करते हैं और बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। फादर की अगर मैं बात करूं तो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं पेस्टोलॉजी। बाल विकास के जनक है स्टैनली हॉल। ओके, फिर मैं बात करूं पेस्टोलॉजी ने किस चीज़ पे अध्ययन किया था, कैसे बताया बाल मनोविज्ञान को, सिद्धांतों को कैसे इन्होंने बताया था। तो इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। ओके, ये बुक भी उन्होंने लिखी है। अब मैं बात करूं कि फादर ऑफ बाल विकास के फादर कौन थे? बाल विकास के फादर स्टैनली हॉल थे। इन्होंने बाल विकास आंदोलन के जनक भी कहा जाता है इनको। और क्या कहा जाता है? बाल विकास आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही बने रहिए। ऐसे ही आपके साथ में आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे।